तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। कक्षा 12वीं का प्यारे विद्यार्थियों अर्थशास्त्र का पेपर है, जिसके लिए आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा का पूरा 80 अंकों का होगा। अब चलो जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 12 की अर्थशास्त्र के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आप सब लोग अच्छी प्रकार से पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ भी लें। पहला क्वेश्चन लिखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उपयोगिता का संबंध होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उपयोगिता का संबंध किससे होता है, लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा, मानव आवश्यकता की पूर्ति से संबंध होता है। 7 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा एकदम करेक्ट वाला, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर लिखा है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपको लिख देना घटने लगती है, इसका राइट आंसर होगा ये वाला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्थानापन्न वस्तुएं क्या क्या है, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, चाय और कॉफ़ी जो है ना, ये स्थानापन्न वस्तुएं होंगी, इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किससे संबंधित है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अल्पकाल से संबंधित है, ठीक है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्न में से किस नियम द्वारा की जाती है। छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लो। रिक्त स्थान प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या लिखना है, लंबी, क्या लिखोगे, लंबी अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है, या दीर्घ अवधि यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना औसत लागत कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत लागत, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत हो जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कैसी होती है, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना अधिक होती है, ठीक है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो, कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से क्या होती है, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना कम होती है, ठीक है ना, यहाँ से आपको कम लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग देख लें, न्यूनतम समर्थन और उसके बाद में मूल्य यहाँ से आपको लिख देना, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यहाँ से देख लीजिएगा, मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच संबंध होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मजदूरी और श्रम के बीच पूर्ति के बीच में कैसे संबंध होता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, विपरीत संबंध होता है। तो देखो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको विपरीत लिख देना, ठीक है ना। और इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनाकर लिखनी है। साम्य कीमत, तो देखो इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना ई नंबर से। और औसत संप्राप्ति, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना है जी नंबर से। और कुल संप्राप्ति, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना है एफ से।
और अगला क्वेश्चन द्विअधिकार चौथे नंबर की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो इसकी जोड़ी के मिलान आपका ए से हो जाएगा। और उसके बाद में देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन, तो देखो इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना डी से। और छठे नंबर की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों किससे हो जाएगा, सी नंबर से, ठीक है ना। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले और सभी क्वेश्चन के आंसर को समझ भी ले। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, देख सकते हो, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जीडीपी का पूरा नाम क्या होगा, यहाँ से आपको लिख देना सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देना सकल और उसके बाद में घरेलू और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपको लिखना है उत्पाद, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सब लोग लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा गया है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पूछा है जीएनपी का पूर्ण रूप लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जीएनपी का पूरा नाम क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना सकल और उसके बाद में देखो राष्ट्रीय और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना होगा उत्पाद, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आरबीआई का पूरा नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आरबीआई का पूरा नाम क्या है, यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों एसबीआई का नाम पूछा, सॉरी एसबीआई का पूरा नाम होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आपको लिख देना स्टेट और उसके बाद में बैंक और उसके बाद में यहाँ से आपको लिखना है ऑफ इंडिया, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ तक क्या पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आरबीआई का पूरा नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आरबीआई का पूरा नाम होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से लिख ले आप सब लोग, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना है रिजर्व और उसके बाद में बैंक और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है ऑफ और उसके बाद में आपको लिख देना इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ गया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 5वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, आय में थोड़ी सी वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोगों को मैंने बता दिया। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर मैंने आपको बता ही दिया था, इसका उत्तर क्या होता, आय में थोड़ी सी वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। और देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन था सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या, तो देखो इसका राइट आंसर याद आता, आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन की अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का संतुलन का स्थापित होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको देखकर लिख देना था। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। अब चलो सत्य असत्य देख लेते हैं अपन 1 बाई 1 करके। तो देखो पहला क्वेश्चन विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयुक्त है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सत्य होगा। सरकारी बजट की अवधि 5 वर्ष होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी सत्य होगा। भुगतान शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मध्य सम्मिलित की जाती है। प्रश्न नंबर 4 प्यारे विद्यार्थियों तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। प्रश्न नंबर 5 तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 का राइट आंसर आपका ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन व्यापारिक संतुलन के अंतर्गत केवल दृश्य अदृश्य मध्य शामिल होती थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 जो लिखा ना ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्या अभिप्राय है, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, उपयोगिता का अर्थ लिखिए और उपभोक्ता का बजट किसे कहते हैं। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो और इनके आंसर को भी समझ लो। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको मैंने अच्छी प्रकार से समझा दिए। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने आपको यहाँ से बताया है। देख सकते हो सभी के सभी जो सवाल मैंने आपको बताना इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।